जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें आज हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज खिलजी वंश के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। आइए देखते हैं कौन थे खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानी भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी कहलाए। कहने का मतलब है जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इनके जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे और अफगानी भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, इसलिए यह खिलजी कहलाए। आइए देखते हैं खिलजी वंश में पहला सुल्तान कौन होता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये खिलजी वंश का पहला सुल्तान होता है, जो 1290 से लेकर 1296 तक रहता है। खिलजी वंश का पहला सुल्तान था। बलबन के शासनकाल में सेना के उच्च पद पर आसीन था। दोस्तों, गुलाम वंश में जो ये बलबन था, जब ये सुल्तान बना तो उसके शासनकाल में ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेना के पद पर था। शासक बनने से पहले ये बुलंदशहर का इक्तेदार था। रक्त एवं लौह की नीति को इसने त्याग कर दिया। दोस्तों, ये रक्त एवं लौह की जो नीति थी वो गुलाम वंश में बलबन के द्वारा बनाई गई थी और खिलजी वंश में इसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया। उदार धार्मिक नीति अपनाई, आंतरिक शासन नीति का अनुसरण किया। दोस्तों, आंतरिक शासन नीति का मतलब होता है विद्रोहियों और जो लोग होते हैं उनको संतुष्ट एवं प्रसन्न रखने की ये नीति थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक आयु में बनने वाला सुल्तान था, जो 70 वर्ष की आयु में बना था। पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक आयु में बनने वाला सुल्तान कौन था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अब देखेंगे JFK। दोस्तों, हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। JFK का मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रणथंभौर अभियान, जिसे झाइन युद्ध भी कहते हैं, ये 1291 में होता है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पराजित हो जाता है। रणथंभौर के शासक राणा हमीरदेव चौहान थे। दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला विस्तार मुसलमानों का था और ये मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण JFK के शासनकाल 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में देवगिरी महाराष्ट्र पर हुआ था। कहने का मतलब है कि जो दिल्ली सल्तनत है, उस दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत पर पहला विस्तार किया गया। क्योंकि दोस्तों, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में जब बना था तो उसने दक्षिण भारत पर कोई भी विस्तार नहीं किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत में ये जो खिलजी वंश बना था उसने दक्षिण भारत पर विस्तार किया और ये मुसलमान थे। क्योंकि दोस्तों, दक्षिण भारत पर ये प्रथम आक्रमण JFK के 1296 में हुआ था और ये अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के महाराष्ट्र पर किया था। फिर आप देखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था। इस बात को भी नोट करके रखिएगा। फिर आप देखेंगे आगे की ओर, इसके बाद अगला शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है और बहुत अधिक आयु होने के कारण ज़्यादा अच्छा शासन नहीं कर पाता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम जो है वो अली गुरशाय या इसी को जूना खां भी कहा जाता है। ये JFK का भतीजा और दामाद था। JFK यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो का भतीजा और दामाद के जो रिश्ते में थे ये लोग। राज्यारोहण यानी कि राज्य अभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में हुआ था। यानी कि जब ये जलालुद्दीन खिलजी
सुल्तान बना था तो इसका राज्य अभिषेक बलबन के महल में हुआ था। आइए देखते हैं इसकी उपाधियाँ। सिकंदर द्वितीय, दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता था। सिकंदर रेशानी और यामनी उल खलीफा, ये इसकी उपाधियाँ थीं। कठोर शासन व्यवस्था का अनुसरण किया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही कठोर थी। साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया, मतलब ये साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। साथ ही साथ ये विश्व विषयी और नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। कहने का मतलब है विश्व में विजय प्राप्त करना और नए धर्म की स्थापना करना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति बाजार नियंत्रण की नीति थी। आइए देखते हैं बाजार नियंत्रण नीति के बारे में। दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य देखेंगे हम लोग कि संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था और सेना में संतुष्टि बनाए रखना चाहता था। कहने का मतलब इसकी सेना जो थी वो बहुत ही ताकतवर थी और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इसलिए वहाँ पर संतुष्टि बनाए रखना चाहता था। क्या थी बाजार नियंत्रण नीति, इसके बारे में जानेंगे। उत्पादों की कीमतों में निश्चितता एवं स्थायित्व लाने पर केंद्रित थी। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कीमतें जो थी वो फिक्स थी। इस नीति के अंतर्गत 4 प्रकार के बाजारों की स्थापना की गई। आइए देखते हैं वो 4 प्रकार के बाजार कौन से होते हैं। पहला था गल्ला बाजार, जिसे अनाज मंडी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज जो थे वो राज्य द्वारा तय किए गए कीमत पर बेचे जाते थे, यानी कि इन अनाजों का जो मूल्य था वो राज्य सरकार तय करती थी। बाजार का प्रमुख शहना ए मंडी होता था। शहना ए मंडी के पद पर मलिक काफूर था। वे ही व्यापारी अनाज बेच सकते थे जिनका पंजीकृत था, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही व्यापारी अनाज को बेच सकते थे। बाजार में अनाज की आपूर्ति सुलभ कराने के लिए अनाज के रूप में भू राजस्व कर वसूलना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर टैक्स भी लेना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं सराय अदल। दोस्तों ये सराय अदल जो था वो कपड़ा बाजार था। इस बाजार में कपड़ों के अलावा जड़ी बूटियाँ, दूध, घी, तेल आदि खाद्य पदार्थ बेचे जाते थे। इस बाजार का प्रमुख राय परवाना कहलाता था। तीसरा बाजार था पशुओं और गुलामों का बाजार। दोस्तों ये पशुओं और गुलामों का बाजार जो था वो अलग अलग नस्लों के घोड़ों, पशुओं और गुलामों की दर तय करने के लिए बनाई गई थी। साथ ही साथ इसमें बिचौलियों को बाजार से हटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि बिचौलिए जो थे इनके कारण वस्तुओं के मूल्य में काफ़ी उतार चढ़ाव होता था। और चौथा बाजार था सामान्य बाजार, जो आप अपने ही आसपास देखते होंगे। अब देखते हैं अलाउद्दीन की कर व्यवस्था, यानी कि टैक्स कैसे लेता था। इसके काल में भू राजस्व की दर जो थी वो सर्वाधिक थी। ये भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% भाग कर में लेता था। आप सोच सकते हैं 50% कितना अधिक होता है। दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व को खराज कहा जाता था। भू राजस्व सर्वाधिक होने के कारण कृषि कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गई। अब सिंपल सी बात है, 50% लेंगे तो कृषि तो नेगेटिव में ही जाएगी। मुसलमानों से उपज का 25% तथा गैर मुसलमानों से उपज का 50% हिस्सा लेता था। यहाँ पर नोट करना है कि अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। किस पर? भूमि की जो वास्तविक आय होती है उस पर राजस्व क्या कर दिया, इसने निश्चित कर दिया। इसने 2 नए कर चलाए। चरी कर जो दुधारू पशुओं पर टैक्स लगता था और दूसरा गड़ी कर जो घरों पर लगता था। आगे देखेंगे अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराई। दोस्तों भूमि की पैमाइश का मतलब होता है जो खेती जमीन होती है उसका मापन करना। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर शासन की सेवा न करने अथवा अयोग्य लोगों की दी गई भूमि को
छीनकर खालसा भूमि में मिला लिया जाता था। दोस्तों खालसा, ये खालसा भूमि जो है उसे कहते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि वह भूमि जो शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, यानी कि जो सरकार होती है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में हो, वो खालसा भूमि कहलाती थी। अब आगे देखेंगे हम लोग अलाउद्दीन की सेना व्यवस्था। दोस्तों इसकी सेना व्यवस्था जो थी वो स्थायी सेना थी और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा थी। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों की वेशभूषा संबंधित रिकॉर्ड रखने की प्रथा शुरू की गई। घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रमुख उद्देश्य सैनिकों में भ्रष्टाचार को रोकना था। दोस्तों जो सैनिक जो थे वो घोड़ों की अदला बदली कर लेते थे और अपने पुराने घोड़ों को लाकर नए घोड़े खरीद लेते थे, इसलिए इसने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। घोड़ों के शरीर पर पीछे एक क्या करा जाता था, काला सा धब्बा लगा दिया जाता था जिससे घोड़ों की पहचान रहे। फिर देखेंगे दीवान ए आरिज प्रत्येक सैनिक की वेशभूषा संबंधित रिकॉर्ड रखता था। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का विजयी अभियान, क्योंकि दोस्तों ये विश्व विजयी बनना चाहता था ना। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। आइए देखते हैं। अलाउद्दीन के विजय अभियानों को दो भागों में बांटा जाता है। एक है उत्तर भारत के अभियान, दूसरा है दक्षिण भारत के अभियान। आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत के अभियान में ये कौन कौन से विजयी हासिल करता है। तो पहला होता है गुजरात अभियान, जो 1299 में होता है और इसका करने का कारण था तटवर्ती स्थिति होने और दिल्ली के सबसे अधिक निकट होने का। मतलब गुजरात जो था वो एक तटवर्तीय राज्य था और दिल्ली के सबसे अधिक निकट था, इस कारण ये करना चाहता था। दूसरी बात सूरत, भड़ौच, कैंपे और खंबात जैसे जो बंदरगाह थे उस पर अधिकार करना चाहता था। गुजरात के शासक कड़ बघेल को हराकर उलुंग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में इसने गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली। अब दूसरा है रणथंभौर अभियान, जो 1300 से लेकर 1301 के बीच में होता है। आक्रमण का कारण था राजपूत शासकों की गुटबंदी का भय और रणथंभौर के किलों की मजबूती सुरक्षा प्रचारी। दोस्तों जो गुजराती शासक थे, जो राजपूत शासक थे, उनकी जो किलेबंदी की जो इतनी सुरक्षा मतलब इतनी मजबूत थी कि ये देखकर ये लोग डर गए थे, इसलिए ये अभियान करना चाहते थे। और इस समय रणथंभौर के जो शासक थे वो हमीर देव थे। ये रणथंभौर अभियान वही है जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ था। इसमें आपको नोट करना है कि इसी समय जो राजा हमीर देव की पत्नी थी संग देवी, वो जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब होता है आग में अपनी जान दे देना। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये पहला जौहर था। फिर देखेंगे आप चित्तौड़ अभियान, ये 1303 में होता है। चित्तौड़ के सामरिक महत्व तथा शासक राणा रतन सिंह की पत्नी जो बहुत ही सुंदर होती है, पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लेता है। दोस्तों ये जो चित्तौड़ अभियान होता है वो 1303 में होता है और ये चित्तौड़ का जो सामरिक महत्व यानी कि चित्तौड़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही खजाने वाला क्षेत्र था और वहाँ के राजा जो थे वो रतन सिंह की पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम था पद्मावती। उसको पाने के लिए ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और विजय हासिल कर लेता है, लेकिन उस दौरान रानी जो पद्मावती होती है वो जौहर कर लेती है। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी। अब देखते हैं दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में। पहला होता है देवगिरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये 1306 में होता है। इसमें मलिक काफूर और अल्प खां के नेतृत्व में देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है और इस समय के जो शासक होते हैं वो रामचंद्र देव थे। इसमें आपको नोट करना है कि जो रामचंद्र देव थे उससे अलाउद्दीन मित्रता कर लेता है और देवगिरी को वापस लौटा देता है।
फिर यहाँ पर देखेंगे वारंगल अभियान जो तेलंगाना में पड़ता है, ये 1308 में था। इसमें भी मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने आक्रमण किया और यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे जो काकतीय वंश का था। इसमें आपको नोट करना है कि ये बिना युद्ध किए ही रुद्रदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। अब यहाँ क्या नोट किया आपने देवगिरी में कि यहाँ पर अलाउद्दीन ने देवगिरी साम्राज्य को वापस लौटा दिया, और इधर वारंगल में क्या हुआ, जो रुद्रदेव था उसने बिना युद्ध किए ही अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली कि ठीक है, हम जो तुम चाहते हो हम वही करेंगे। अब यहाँ पर नोट करना है कि वारंगल अभियान में ही जो मलिक काफूर होता है वो कोहिनूर हीरा को लूट लेता है। फिर अगला आता है तीसरा, द्वार समुद्र तट जिसको होयसल कहते हैं। इसका अभियान 1310 में हुआ था। ये द्वार समुद्र तट जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ता है और इसके शासक वीर बसलाल थर्ड थे और मलिक काफूर की मृत्यु में यह आक्रमण किया जाता है। इसमें जो वीर बसलाल थे वो उनकी पराजित हो जाता है और ये भी क्या कर लेता है, दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर लेता है। आगे देखेंगे हम लोग मदुरई अभियान। दोस्तों ये दक्षिण भारत का चौथा अभियान होता है मदुरई अभियान जो 1331 में होता है। इसमें दो भाई होते हैं, एक तो वीर पांड्या, दूसरा है सुंदर पांड्या। ये दोनों भाई के बीच में युद्ध होता है और ये बाद में अपना राज्य छोड़कर भाग जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, लेकिन हमें मदुरई अभियान का याद रखना है कि ये 1311 में हुआ था। अब थोड़ा भारत पर मंगोल आक्रमणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों जो मंगोल आक्रमण था उनका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना, क्योंकि ये भारत में लूटपाट करना चाहते थे। पहला मंगोल आक्रमण भारत पर इल्तुतमिश के काल 1221 में चंगेज खान ने किया था, लेकिन ये लूटपाट के उद्देश्य से नहीं था। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा मंगोल आक्रमण या किसके समय में ऐसा मंगोल आक्रमण हुआ था जो लूटपाट के उद्देश्य से नहीं था। तो ये इल्तुतमिश के समय हुआ था और ये पहला मंगोल आक्रमण था। अब देखेंगे 1279 एवं 1285 को बलबन के समय भारत पर लूटमार के उद्देश्य से दो बड़े सफल आक्रमण होते हैं। अब यहाँ पर लूटमार के उद्देश्य से होते हैं और यहाँ पर लूटमार के उद्देश्य से नहीं होते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो पहला भारतीय शासक था जिसने मंगोलों को पराजित किया, और अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसके समय सबसे अधिक आक्रमण हुए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में हो जाती है और इसका मकबरा कुतुब मीनार में स्थित है। अब अलाउद्दीन के बाद आता है शिहाबुद्दीन खिलजी जो 1316 में बनता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े पुत्र खिरज खां के बजाय उसके सबसे छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन को सुल्तान घोषित किया गया, जो मात्र सिर्फ 6 वर्ष का था। आप सोच सकते हैं जो 6 वर्ष का सुल्तान बनेगा तो क्या वो शासन कर पाएगा? नहीं ना। तो ये ऐसा कुछ शासन नहीं कर पाता है। तो इसके बाद अगला सुल्तान बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक रहता है, जो इसके कार्यकाल में कोई विशेष घटना घटित नहीं होती है। ठीक, इसके बाद आता है अंतिम होता है ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो 1320 में आता है। ये 1320 में दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है और यह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, यानी कि धर्म में ज़्यादा रुचि लेता है। और इसके गुरु जो थे वो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1320 में गाजी मलिक के साथ हुए युद्ध में पराजित होने के बाद ये मारा गया और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बना। खिलजी वंश यहीं पर समाप्त हो गया
और एक नए वंश की शुरुआत होती है, वो है तुगलक वंश। तो दोस्तों, आज का हमारा ये खिलजी वंश कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।